आज हम एक ऐसी मिस्टीरियस मिलिट्री प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अब तक का सबसे खतरनाक और दर्दनाक प्रोजेक्ट साबित हुआ, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के समय नौसेना के एक जहाज को कुछ पल के लिए गायब कर दिया और जब वो जहाज वापस दिखा तब उसमें एक ऐसी घटना घट चुकी थी कि खुली आंखों से तो दूर, आप उसके बारे में सुन के भी शॉक हो जाओगे। अट्ठाईस अक्टूबर 1943 की एक शाम को कार्ल एलन और उसके क्रू मेंबर्स अपने जहाज एसएस एंड्रयूज के अपर डेक पर खड़े होकर करीब 100 मीटर दूर खड़े एक दूसरे जहाज को देख रहे थे। देखने की वजह थी उसका साइज। वो जहाज कोई और नहीं बल्कि एसएस ऑल्ड्रिच था, एकदम नया कैनन क्लास डिस्ट्रॉयर। वो देखते हैं कि एसएस ऑल्ड्रिच के अपर डेक में काम कर रहे वर्कर्स अचानक से सब काम छोड़कर लोअर डेक की तरफ जाने लगे। कुछ ही मिनटों में वो भरा हुआ जहाज ऐसे लगने लगा कि जैसे उसमें कोई भी नहीं है। ये लोग आपस में डिस्कस कर ही रहे थे कि उन्हें एसएस ऑल्ड्रिच से एक लो फ्रीक्वेंसी की हमिंग साउंड सुनाई देने लगती है और देखते ही देखते एक हरा सा धुआं जैसा कुछ एसएस ऑल्ड्रिच को चारों तरफ से घेरने लगता है। वो हरा धुआं इतना ज्यादा था कि धुएं की वजह से एसएस ऑल्ड्रिच दिखना बंद हो चुकी थी और एलन वो धुआं अपने शिप से 5-6 मीटर की दूरी पर महसूस कर पा रहे थे। अभी ये धुआं का सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक से एक तेज रोशनी चमकी जैसे कि फ्लैश लाइट, और धुएं के बीच से जो वो धुंधली शिप देख रहे थे वो पूरी तरह से गायब हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एलन और उसके क्रू मेंबर्स आपस में ही बात कर रहे थे और किसी के पास कोई सटीक जवाब नहीं था जो उन्होंने देखा था। उनके डिस्कशन के दौरान ही फिर से एक तेज फ्लैश लाइट जैसी रोशनी चमकी और वो शिप एल्ड्रिच वापस से दिखने लग गया। ये सब होते ही एलन की शिप को जल्दी से किनारे पर पहुंचने का आदेश हुआ और साथ साथ ये भी कहा गया कि जल्दी से शिप को खाली कर दिया जाए। शायद उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये जो घटना अभी घटी है वो उनके शिप के साथ ना घट जाए। एलन ने शिप को किनारे की तरफ मोड़ा और देखा कि कुछ टेक्नीशियंस, साइंटिस्ट्स और कुछ ऑफिशियल्स एक छोटे से बोट पर एसएस ऑल्ड्रिच की ओर बढ़ रहे हैं। किनारे तक आने के समय वो एल्ड्रिच के बिल्कुल करीब से गुजरे और उसमें फैली हुई शांति से ये अंदाजा लग गया कि शायद शिप में अब कोई नहीं है। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? कुछ मिनटों पहले उन्होंने 100 से ज्यादा लोग उस शिप में काम करते हुए देखा था और अब उस पर एक भी वर्कर नहीं है। ये सब देखते देखते वो किनारे पर आ गए। 43 सालों के बाद कार्ल एलन, जो कि अब कार्लोस एलेंडे बन चुके थे, इस घटना को याद करके आज भी उतने ही हैरान हो जाते हैं जितने वो उस समय फिलाडेल्फिया नेवल यार्ड वाले इंसिडेंट के समय थे। अब वो बहुत बूढ़े, गरीब और बीमार हो चुके थे और अपने ज्यादातर फैमिली मेंबर से बातचीत भी खत्म हो चुकी थी। 63 साल की उम्र में उनका शरीर अब जवाब दे चुका था और हॉस्पिटल के चक्कर काटने से अच्छा था कि अब वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन को कबूल कर लें। इस चैलेंजिंग लाइफ में उन्होंने एक इंटरव्यू देने का सोचा और उसके लिए उन्होंने जिम फ्रेजियर को बुलवा लिया था। जिम फ्रेजियर एलन से मिलने उनके कोलोराडो वाले घर आ गया। 14 अगस्त 1986 में इंटरव्यू के दौरान एलन ने बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट की बातें जिम को बताई। कुछ बातें बताने के बाद उन्होंने कहा कि आखिर कैसे पॉसिबल है कि एक लोहे का जहाज फिजिक्स के लॉ के अपोजिट पानी में खड़े खड़े गायब हो सकता है और आंखों के सामने से गायब होने के बाद कुछ 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच सकता है, और वो भी एक दूसरे शहर में। इसी बात को कंप्लीट करते हुए उन्होंने बताया कि हालांकि ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा लेकिन इसके साथ एक दर्दनाक घटना भी जुड़ी हुई है। अगर शिप को टेलीपोर्ट होने में कामयाबी मिली है तो शिप के क्रू मेंबर्स के साथ जो कुछ भी हुआ वो इस प्रोजेक्ट को फेल्यूर की तरफ ढकेलती है। रिपोर्टर ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस शिप के क्रू मेंबर्स के साथ। एलन ने यह सवाल सुना और उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने बताना शुरू किया। यूएस ऑल्ड्रिच के वापस टेलीपोर्ट होने के बाद जब टेक्नीशियन और वैज्ञानिक ने उस जहाज में कदम रखा तो पूरे जहाज में रोशनी नहीं थी। एक खौफनाक सा सन्नाटा था। उन्हें नहीं पता था कि वो क्या देखने वाले हैं और जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें स्पष्ट हो रहा था कि प्रयोग सफल नहीं था। कुछ क्रू मेंबर्स थे लेकिन पूरे नहीं थे। इसका मतलब
उनका शरीर पूरा नहीं था। जो लोग जहाज के अंदर बचाव दल बनकर आए थे, उनके लिए यह उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी दृश्य था जो वे देख रहे थे। उन्होंने कुछ क्रू मेंबर्स को जहाज की लोहे वाली दीवार में आधा घुसा हुआ देखा। ज्यादातर लोग बेहोश थे और जगाने से भी नहीं जाग रहे थे, और जो बेहोश नहीं थे वे चीख रहे थे और दर्द से चिल्ला रहे थे। और यह चौंकाने वाला मंजर था कि वे जो बोल रहे थे उनकी बोली एक सीक्वेंस में नहीं थी। सभी शब्द आगे पीछे थे और चीखने चिल्लाने के बीच उनका कहा हुआ समझ के बाहर था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि 3 क्रू मेंबर्स जहाज के अंदर आधे घुसे हुए हैं और आधे दिखाई दे रहे हैं, और चारों तरफ खून और मांस का टुकड़ा फैला हुआ है। यह भी डरावना था कि कुछ लोग पूरी तरह गायब थे, मतलब उनके यूनिफॉर्म तो थे और जॉब आईडी कार्ड भी उनके यूनिफॉर्म से जुड़ा था, लेकिन यूनिफॉर्म के अंदर शरीर नहीं था बल्कि मांस का टुकड़ा और खून था। कुछ ऐसा कि जैसे किसी भारी भरकम चीज ने उन्हें कुचल दिया हो। बचाव दल के एक एक अधिकारियों को उनका मुंह बंद रहने के लिए कहा गया और साथ में धमकी भी दी गई कि अगर किसी ने मुंह खोला तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सभी अधिकारी डरे हुए थे, क्योंकि जो लोग जहाज को गायब करके वापस ला सकते हैं, उन लोगों के लिए धमकियों को सच बनाने में कितना समय लगेगा। लेकिन जो अधिकारी जहाज के अंदर गए थे, उनमें से कई लोगों को एक साइड इफेक्ट सा हो गया। इनमें से कुछ लोग पागल हो गए, जैसे कि अचानक से बहुत तेज गुस्सा आ जाना और अचानक से नॉर्मल हो जाने जैसा होने लगा था। इनमें से कुछ लोगों को कंप्लीट मेंटल ब्रेकडाउन जैसी बीमारी हो गई थी और वो पूरी तरह से पागल हो चुके थे। और कुछ और केसेस में लोग पूरी तरह फ्रोजन थे, जैसे कि शॉक्ड हैं। घटना के समय वो जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में फ्रीज हो चुके थे। कहानी बताते बताते एलन ने इस टेलीपोर्ट के सिद्धांत को नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि साइंटिस्ट फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के प्रिंसिपल पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लाइट्स की रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के डिग्रीज का इस्तेमाल करके चीजों को इनविजिबल करने का यह नाकाम एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता था कि गायब होने के बाद यूएसएस एल्ड्रिज वापस से अपनी जगह आ चुका था। बट सवाल यह उठता है कि कुछ पल के लिए गायब होने के बाद यह जहाज आखिर गया कहां था? कुछ क्रू मेंबर्स जो बच गए थे, जिनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, उन्होंने बताया कि फ्लैशलाइट के चमकने के बाद जब उन्होंने विंडोज से बाहर झांका तो उन्हें यह महसूस हो गया कि यह फिलाडेल्फिया का नेवल बेस नहीं है, बल्कि यह वर्जीनिया में नॉरफॉक का बेस है। यूएसएस ऑल्ड्रिज टेलीपोर्ट होकर कई किलोमीटर दूर चली गई थी, जो कि एक्चुअली लॉ ऑफ फिजिक्स के खिलाफ था। जब इस घटना के बारे में पूछताछ शुरू हुई तो बड़े आसानी से सारी चीजों को झुटला दिया गया, जो कि अक्सर होता आया है। शिप के लॉगबुक को बदल दिया गया और बताया गया कि ऑल्ड्रिज कभी भी फिलाडेल्फिया के नेवल बेस गया ही नहीं। इसके साथ साथ कुछ झूठे क्रू मेंबर्स से गवाही भी दिलवा दी गई, जिन्होंने एल्ड्रिज में काम करने की बात की पुष्टि की और बताया कि वो लोग तो यूएस नेवल शिप के कॉन्वॉय के हैसियत से काम करते हैं। हद तो तब हो गई जब एलन के यूएसएस एंड्रयू के क्रू होने को भी मैनिपुलेट कर दिया गया और उसे बड़बोला पागल सनकी करार कर दिया गया। लेकिन सच कहां छुपता है साहब। जब एलन ने अपनी आंखों से यह नजारा देखा था तो इसके साथ साथ उन्होंने कुछ वॉरशिप्स और भी देखा था, जैसे कि यूएसएस का टिमरमैन, और उसके लॉगबुक को चेक किया गया तो ये एलन के बताए हुए समय पर फिलाडेल्फिया में ही था। कुछ ऑफिशियल पेपर लीक होने के बाद यह भी पता चला कि यूएसएस हैमान नामक जहाज के साथ भी लगभग सेम एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। यूएसएस ऑल्ड्रिज का एक क्रू मेंबर ऑल्फ्रेड बेलिक ने दावा किया कि वो शिप में ही था, लेकिन खतरे को भांपते ही उसने शिप से छलांग लगा दिया था। उसके बयान से यह कहने में जरा भी संकोच नहीं होगा कि यह एक्सपेरिमेंट यूएस मिलिट्री का सबसे खौफनाक और डरावना एक्सपेरिमेंट था। लॉगबुक छुपाने से लेकर तथाकथित यानी एलिज्ड क्रू मेंबर्स को बदलने तक सारे कवर अप्स करने के बाद भी यह भी बात सामने आ ही गई कि एक्चुअल में फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट यूएस मिलिट्री का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें कि टेलीपोर्ट जैसे टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा था। तो फिर ये कहना भी गलत नहीं है कि MH370 के उड़ान के समय उसके साथ साथ यूएस मिलिट्री के 2 जहाज भी थे, और नतीजा पूरी दुनिया को पता है, जहाज गायब है
या शायद टेलीपोर्टेड है, या शायद फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट से भी बुरे हालत में है। Who knows? सब तो कवर अप हो चुका होगा अब तक। Keep watching Mystic Tales.